हाय एवरीवन। सो जून 9 2021 के जो इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो डिस्कस कर लेते हैं। सो कोवैक्सीन ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेल्टा एंड बेटा वेरिएंट्स। तो आईसीएमआर दैट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और पुणे बेस्ड जो एनआईवी है दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो इन्होंने ये बोला है कि ये प्रोटेक्शन देता है डेल्टा और जो बेटा वेरिएंट्स है SARS-CoV-2 का विच कॉजेज कोविड-19 इज़ अ डिजीज़, और जो वायरस का नाम है SARS-CoV-2 है। यहाँ पे एक्ट अगेंस्ट इलीगल अडॉप्शन ऑफ किड्स ऑफर्ड बाय कोविड और अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट स्टेट्स यूटीज। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने सब कुछ हाईलाइट किया था बट ये अनहाईलाइट हो गया है दोबारा से, तो कोई भी बात नहीं, पेज नंबर के थ्रू हम देखेंगे। एक्ट अगेंस्ट इलीगल अडॉप्शन, तो यहाँ पे काफ़ी सारे कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए इलीगल अडॉप्शन के जो केसेस हैं चिल्ड्रन के जिनके पेरेंट्स की मृत्यु हो गई है कोविड-19 की वजह से और किसी दूसरे रीज़न से, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज़ को ये बोला है कि आप प्रिवेंट एनी एनजीओ फ्रॉम कलेक्टिंग फंड्स इन द नेम्स ऑफ द अफेक्टेड चिल्ड्रन, है ना। तो एनजीओ क्या कर रहे हैं, चिल्ड्रंस के नाम पे फंड कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब सब नहीं पर कुछ होते हैं ऐसे। एंड बाय डिस्क्लोजिंग देयर आइडेंटिटी एंड इनवाइटिंग इंटरेस्टेड पर्सन टू अडॉप्ट देम, है ना, कि आप मतलब जो वही है जिसको अभी मैंने आपको पढ़ाया था फॉस्टर अडॉप्शन या फिर फॉस्टर केयर जो है, इस पे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए, है ना। और बेंच जो जस्टिस एल नागेश्वर राव और अनिरुद्ध बोस की थी ये, स्टेट एंड यूटी अथॉरिटीज़ टू टेक एक्शन अगेंस्ट एनजीओज इंडिविजुअल इंडल्जिंग इन इलीगल अडॉप्शन। ठीक है, तो इलीगल अडॉप्शन में भी काफ़ी सारे लोग इंडल्ज हैं। और हमारे यहाँ इंडिया में जो अडॉप्शन के लिए जो अथॉरिटी है दैट इज़ नोन एज कारा, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ठीक है, तो कारा के बारे में एक बार देख लेते हैं। इसके अलावा जो प्रोविज़न दिए गए थे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में भी दिए गए थे। इन्विटेशन टू पर्सन्स फॉर अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन इज कॉन्ट्ररी टू लॉ एज नो अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड कैन बी परमिटेड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट। तो कार्य की इन्वॉल्वमेंट तो बहुत ही ज़रूरी है इसमें, अगर नहीं होगी तो स्ट्रिंजेंट एक्शंस जो है वो ले सकती हैं सरकार भी किसी भी एजेंसी इंडिविजुअल के खिलाफ हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडल्जिंग द इलीगल एक्टिविटी, है ना। तो ये है, एक बाल स्वराज पोर्टल भी है स्टेट और यूटीज के द्वारा। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैड टोल्ड द एपेक्स कोर्ट ड्यूरिंग द हियरिंग कि जो मतलब कंट्री जब जो सेकंड वेव है ना, जो 2 वेव है, तो यहाँ पे पाया गया कि 3621 चिल्ड्रन जो थे ये अनाथ हुए एंड 26,176 लॉस्ट वन ऑफ देयर पेरेंट्स एंड 274 वर अबेंडेड अक्रॉस द कंट्री, है ना। तो ये सब कुछ आंकड़े बताते हैं। एंड चाइल्ड लाइन जो हेल्थ केयर नंबर है 1098 है। और एक बार कारा के बारे में देख लेते हैं। तो कारा की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है और ये नोडल बॉडी के तौर पर फंक्शंस करती है फॉर अडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन एंड इज़ मैंडेटेड टू मॉनिटर एंड रेगुलेट इन कंट्री एंड इंटर कंट्री अडॉप्शन। तो कारा को डिज़ाइन किया गया है, ये डेजिग्नेटेड की गई है एज अ सेंट्रल अथॉरिटी टू डील विद इंटर कंट्री अडॉप्शन। एंड जो हेग कन्वेंशन थी, हेग कन्वेंशन किस पे थी, 1993 की थी, इंटर कंट्री अडॉप्शन पे, रेटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2003। ठीक है, तो मेनली ये डील करती है जो ऑर्फन चिल्ड्रन होते हैं या फिर अबैंडन्ड या फिर जो सरेंडर्ड चिल्ड्रन होते हैं थ्रू इट्स एसोसिएटेड रिकॉग्नाइज अडॉप्शन एजेंसीज। तो ये मैंडेट करती है टू फ्रेम रेगुलेशन ऑन अडॉप्शन रिलेटेड मैटर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर सेक्शन 68 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट 2015। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। डायरेक्ट हम पेज 7 पे आते हैं। 3 इन टॉप 200 इंडिया टैली अनचेंज्ड इन इट्स। अभी जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है, ठीक है, किसके द्वारा, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स ये हैं QS के द्वारा। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो, ये साइमंड्स क्वैक क्वर्डली साइमंड्स। ठीक है, तो इन्होंने ये रैंकिंग जारी की है जिसमें जो हमारा IISC है दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बैंगलोर बेस्ड है, IISC। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर बेस्ड। तो ये वर्ल्ड की टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी में आई है। इसने परफेक्ट स्कोर मेंटेन किया है 100 आउट ऑफ 100।
एंड अपार्ट फ्रॉम दिस IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली एंड इसके अलावा और भी कोई इंडियन इंस्टीट्यूशन जो है नहीं आए हैं 200 टॉप 200 में सिंस 2017 अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एडिशन। ठीक है, तो अगर बात करें 22 इंडियन इंस्टीट्यूट की है टॉप 1000, 4 इसमें IIT हैं, IISc हैं, IIT रुड़की हैं, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है। हैव फॉलन इन द रैंक ओवर द पास्ट 12 मंथ्स 7, बाकी ये सारे हैं। ठीक है, इनको आप एक बार अगर डिटेल में आपको देखनी है पूरी कि कौन कौन से आए हैं। बट IIT बॉम्बे कंटिन्यूज टू बी इंडियाज बेस्ट हायर एजुकेशन इन इंस्टीट्यूशन फॉर 4th consecutive ईयर। तो ये 177th पोजीशन है IIT बॉम्बे की एंड ऑल दो इट फेल 5 प्लेसेस ओवर द लास्ट ईयर, तो 5 प्लेसेस इसकी भी रैंक थोड़ा कम हुई है। और फिर IIT दिल्ली आता है जिसकी 193 हुई है, rising from 193 to 185 over the last 12 months। ठीक है, and then IISc है which ranks 186, remains the world top research university। ये एक important fact था। और ये बोला गया है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैव इम्प्रूव्ड देयर परफॉर्मेंस ऑन एकेडमिक रेप्यूटेशन मेट्रिक एंड रिसर्च इम्पैक्ट, लेकिन अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं किससे, जो टीचिंग कैपेसिटी मेट्रिक है उससे। तो कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी जो है फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो में टॉप 250 में नहीं आई है। और जो MIT है टॉप यूनिवर्सिटी है फॉर द 10th consecutive ईयर। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड सेकंड रैंक है फर्स्ट टाइम सिंस 2006। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ये थर्ड स्पॉट पे आई है। देन सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और नेक्स्ट जो है देख लेते हैं न्यूज़। राजनाथ इनवाइट स्वीडिश कंपनी, तो स्वीडिश कंपनी को इनवाइट किया है। ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया था अभी अपने न्यूज़ में, वेबिनार को जब ये एड्रेस कर रहे थे। देन यहाँ पे है विदाउट प्रिजुडाइज। ठीक है, तो ये मद्रास हाई कोर्ट ने एक लाउड एंड क्लियर मैसेज सेंड किया है। जो भी LGBT कम्युनिटीज़ से मतलब क्या करते हैं उनके खिलाफ हैं, या फिर जैसे पुलिस के द्वारा उनका कोई टॉर्चर किया जा रहा है तो उसके खिलाफ मतलब उनके फेवर में ये जजमेंट आई है यहाँ पे। 3 years आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेसिव लॉ दैट क्रिमिनलाइज्ड होमोसेक्सुअल रिलेशन। तो पहले इसको मतलब होमोसेक्सुअल जो रिलेशन था इसको आपराधिक अपराध बोला जाता था। तो मद्रास हाई कोर्ट ने भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है टू ब्लेंड दिस शार्प एज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट LGBTQIA कम्युनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि मतलब कोई भी अब यहाँ पे क्या था कि जो लेस्बियन कपल्स थे तो उन्होंने एक पिटिशन फाइल की थी कि उनका पुलिस जो है काफ़ी ज़्यादा हैरेसमेंट कर रही है, तो उनसे वो मदुरई से चेन्नई फ्ली किया था उन्होंने। और उनके पेरेंट्स ने जो थी मिसिंग रिपोर्ट उनकी लिखवा दी थी। तो यहाँ पे पुलिस के हैरेसमेंट से बचने के लिए उन्होंने पिटिशन फाइल की, तो जिसके फेवर में कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे आपको क्या करना है, चाहे पुलिस कोई भी है उनका हैरेसमेंट नहीं करेगी, उनको एक्सप्लॉयटेशन उनका नहीं होगा, जो भी LGBT कम्युनिटी के मेंबर हैं। ठीक है, मतलब कपल्स हैं या इससे रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है कि हमारी सोसाइटी में अगर सपोज़ किसी को पता चल रहा है, मतलब जनरली जो पेरेंट्स का जो थॉट होता है वो यही होता है कि हमारा बच्चा है इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, देन इसकी शादी होगी, बच्चे होंगे। ठीक है, तो यही सब रहती हैं एक्सपेक्टेशन। और सडनली किसी ने सुना कि उनका सन जो है वो गे है, ठीक है, बेटी लेस्बियन है, तो उनको एक शौक लगता है। और वो एक ऐसा शौक होता है कि जिसको मतलब एक्सेप्ट कर पाना किसी के लिए भी, पहले तो जो खुद जो पर्सन होगा लेस्बियन या फिर जो गे होगा वो अपने को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं सोशल स्टिग्मा की वजह से। और अगर उन्होंने अपने को एक्सेप्ट कर भी लिया है तो समाज एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे मेन जो मद्रास हाई कोर्ट के जो जज थे उनका ये कहना था, उन्होंने खुद भी मतलब क्या लिया, बहुत सारी काउंसलिंग अटेंड की, जो स्पेशलिस्ट थे उनकी काउंसलिंग में वो बैठे, है ना। और उसके बाद उनको जो रियलाइज़ हुआ कि पॉइंटेड आउट द नीड फॉर लेजिस्लेचर टू, मतलब उन्होंने ये बोला कि मैं भी उसी कैटेगरी का था कि जो अगेंस्ट में था, जो होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप होते हैं उसके, है ना। लेकिन बाद में जब काउंसलिंग और ये सब चीज़ें हुई तो आई गेट टू नो कि यहाँ पे मतलब क्या करना होगा, इग्नोरेंस इज़ नो जस्टिफिकेशन फॉर नॉर्मलाइजिंग एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे आपको आगे आना होगा, समाज को ही सबसे पहले, लॉ से पहले अगर समाज में परिवर्तन आना शुरू हो जाए
तो फिर लॉ में भी जो परिवर्तन होगा उसका वाकई में LGBTQI कम्युनिटी को काफ़ी फ़ायदा उसका मिलेगा। तो इनका यही कहना था। एंड तभी ये मेन स्ट्रीम में भी आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोर्ट एक्सपेक्ट्स द डिपार्टमेंट अथॉरिटीज़ टू इम्प्लीमेंट दीज गाइडलाइंस नॉट फॉर द सेक ऑफ कंप्लाइंग विद जुडिशियल फेयर बट टू इंश्योर दैट द सोसाइटी इन्वॉल्व, समाज को यहाँ पे इन्वॉल्व होना होगा एंड द LGBTQA कम्युनिटी इज़ नॉट पुश्ड आउट ऑफ द मेन स्ट्रीम। तो मेन स्ट्रीम से उनको बाहर नहीं जाना है और उनकी एक्सेप्टेंस जो है उनके डिफरेंट आइडेंटिटीज़ के साथ हमको उनको एक्सेप्ट करना होगा। एंड ऑलरेडी जुडिशरी ने ये इंटरवेंशन जो है ये स्टार्ट कर दी है, तो अब समाज के लेवल पब्लिक स्पेसेस इंस्टीट्यूशन में ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे टर्म्स ऑफ रिलीफ में जो फ्री फूड ग्रेन स्कीम थी जो जिसको मतलब नवंबर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, तो ये बोला जा रहा है कि ये एक फर्स्ट स्टेप है, लेकिन और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज की ज़रूरत है इस टाइम पे। और इस स्कीम के अंतर्गत क्या हो रहा है, 5 kg जो वीट है और राइस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट 80 करोड़ बेनिफिशरी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और पहले केवल ये कुछ मंथ के लिए था, फिर मई जून में इसको और ज़्यादा एक्सटेंड किया गया। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्योंकि डिसरप्ट हो गई थी, स्टेट गवर्नमेंट ने जो लोकलाइज लॉकडाउन किया था है ना कोविड केसेस की वजह से, तो फिर इसको बाद में फिर रोल बैक किया गया और ज़्यादा मतलब टाइम के लिए एक्सटेंड किया गया। तो अभी यही बोला जा रहा है कि ये जो पॉलिसी है मतलब ये जो स्कीम है इसको और एक्सटेंशन की ज़रूरत है और हायर स्पेंडिंग की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसकी समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मनरेगा को रैम्प अप कर सकते हैं। अप्रूव लेबर बजट इज़ द सेम एज इन 2019-20। जो वर्क डिमांडेड इन बोथ अप्रैल में अंडर द प्रोग्राम वाज लोअर देन लास्ट ईयर। तो यहाँ पे ये सब कुछ कार्य किए जा सकते हैं। अब ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो UNHRC के बारे में यहाँ पे जिक्र है, उनकी एक रिपोर्ट है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स की बात करें अगर हम काउंसिल की, तो ये जेनेवा में स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और 47 इसके मेंबर हैं, सर्विंग एट एनी टाइम विद इलेक्शन हेल्ड टू फिल अप सीट्स एवरी ईयर। इसके अलावा यहाँ पे जो है ईच इलेक्टेड मेंबर सर्व्स फॉर अ टर्म ऑफ 3 years। एंड इनके जो कुछ भी अगर इश्यूज होते हैं, नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशंस होते हैं ऑन ह्यूमन राइट इश्यूज थ्रू अ पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑल 193 UN मेंबर स्टेट्स कॉल्ड यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन आर्टिकल है यहाँ पे इन्होंने क्या है, UNHRC के स्पेशल रिपोर्टिंग है आयरन खान, तो इन्होंने सबमिट की है अपनी रिपोर्ट जो है, एंड दिस इंफॉर्मेशन ऑन फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये की थी विच इज़ स्लेटेड फॉर डिस्कशन बिटवीन June 21 एंड July 9। तो इस पे डिस्कस होगा। और यहाँ पे मतलब मेन ये बोला गया है कि जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने वार्न किया था कि फ्री स्पीच का जैसे क्लैम डाउन हो रहा है, और जस्टिस जो धनंजय चंद्रचूड़ हैं, एल नागेश्वर राव, रविंद्र भट्ट, इन्होंने डिक्लेयर किया कि अगर कोई भी क्लैम डाउन होता है ऑन इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया, और अगर किसी भी इंडिविजुअल को कोई हैरेसमेंट होता है उनका सीकिंग डिलीवरिंग हेल्प ऑन एनी प्लेटफॉर्म, है ना, तो एक यहाँ पे क्या होगी, कोर्सिव एक्सरसाइज की जाएगी जुरिस्डिक्शन बाय दिस कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड, तो केवल यहाँ पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ही डायरेक्ट नहीं किया कोर्ट ने, बल्कि यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को भी नोटिफाई किया है। जितने भी चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल पुलिस कमिश्नर हैं उनको भी रिपोर्ट किया है। मतलब एक तरीके से कोर्सिव एक्शन की बात की गई है अगर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, अगर आपने बातों को नहीं माना तो। ठीक है, तो यहाँ पे UNHRC की रिपोर्ट्स जो बोलती है इन्फॉर्मेशन डिसऑर्डर की बात करती है। ठीक है, तो दैट अराइजेस फ्रॉम डिस इन्फॉर्मेशन विच इज़ पॉलिटिकली पोलराइजिंग, एंड पीपल्स को ये रोकती है कि वो अपने जो है उनके ह्यूमन राइट्स जो मानवीय अधिकार हैं उनको प्रैक्टिस नहीं कर पाते, और उनका जो इन इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट में जो ट्रस्ट है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड अ पावरफुल अप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क
चैलेंज फॉल्सहुड एंड प्रेजेंट अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स। तो ये जो एक यूटिलिटेरियनिज्म है ह्यूमन राइट्स को, इसको जस्टिफाई करती है। और फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, ठीक है, अगर आपको आपके दृष्टिकोण, आपको अपने व्यू पॉइंट रखने की आज़ादी है, आप अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो ये क्या करेगी, शासन को भी बहुत ज़्यादा मदद करेगी, ठीक है, उनको भी डेवलप करने में। सिविल सोसाइटी जर्नल्स अदर्स आर एबल टू चैलेंज फॉल्सहुड्स प्रेजेंट अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स। तो अगर यहाँ पे बात करें किसकी, जो डिसइंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन और मतलब डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि डिसइंफॉर्मेशन क्या होती है, एक ऐसी फॉल्स इन्फॉर्मेशन होती है जो इंटेंशनली सर्कुलेट की जाती है ताकि इससे क्या हो, सीरियसली कुछ मतलब सोशल हार्म पहुँचे, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है वो अननोइंगली मतलब जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्प्रेड किया जाता है। तो ये टर्म जो है, नॉर आर दीज टर्म्स टू बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। तो यहाँ पे जो भी ये अगर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है, तो ये फ्रिक्वेंटली इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। ये क्या करते हैं, फॉल्स न्यूज़ जो भी नैरेटिव्स होते हैं, इनका एक प्रोपेगेंडा रहता है कि जो लोग हैं उनको रिक्रूट करना है, फिर उनको रेडिकलाइज करना है ना। तो ये सब इनका प्रोपेगेंडा रहता है। एंड 2020 ऑक्सफोर्ड स्टडी में ये पाया गया, जो इंडस्ट्रियलाइज डिसइंफॉर्मेशन थी, तो उसमें ये मेंशन किया गया दैट एज मैनी एज 81 गवर्नमेंट्स यूज सोशल मीडिया टू स्प्रेड कंप्यूटेशनल प्रोपेगेंडा। और पॉलिटिक्स के बारे में डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, मतलब जो डिसइंफॉर्मेशन जो जानबूझकर होती है, इंटेंशनली। मिस इन्फॉर्मेशन मतलब कि जो बिना जाने, मतलब जो गलत न्यूज़ है उसको आप क्या कर रहे हो, फैला रहे हो, स्प्रेड कर रहे हो। डिस्पाइट फेसबुक एंड ट्विटर रिसेंटली रिमूविंग मोर देन 3,17,000 अकाउंट्स पेजेस, द साइबर ट्रूप्स ऑफ्टन एक्ट एज एजेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, है ना। तो ये भी उन्हीं के मतलब जो टूल है, ये जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से रहता है इन सम ऑथोरिटेरियन कंट्रीज, जैसे चाइना है, रशिया है, ईरान है। तो इन्होंने जो कोरोना वायरस से रिलेटेड जो डिसइंफॉर्मेशन है, तो उसको भी क्या कर लिया गया, कैपिटलाइज कर लिया गया है ना, टू एम्पलीफाई एंटी डेमोक्रेटिव नैरेटिव। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे ऑथर के द्वारा कही गई हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज़ रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल गुटरेस सेट टू बी रिलेक्टेड वर्ल्ड बॉडी चीफ। तो ठीक है, तो जनरल एंटोनियो गुटरेस को दोबारा से मतलब चुना गया है एज अ चीफ ऑफ द वर्ल्ड बॉडी। तो जून 18 से ये क्या करेंगे, सिक्योरिटी काउंसिल में ये मतलब अडॉप्ट किया गया था रेजोल्यूशन कमेंडिंग हिज नेम टू द जनरल असेंबली। दोबारा से रिकमेंड किया गया 5 ईयर टर्म के लिए। 1 जनवरी 2022 से ये स्टार्ट होगी। 15 नेशन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएन में, और 5 परमानेंट मेंबर हैं, बाकी के 10 क्या है, नॉन परमानेंट मेंबर। तो अगर आप उनके नेम बता सकते हो तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आप सर्च कर सकते हो। अब यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट था अल्जाइमर, ठीक है, तो एक फैक्ट आप बताना कि अल्जाइमर कब मनाया जाता है। तो आप ये बता सकते हो अल्जाइमर डे कब सेलिब्रेट, मतलब कब मनाया जाता है। और यहाँ पे ये आर्टिकल आया है क्योंकि USFDA, ठीक है, USFDA ने एक अप्रूवल दिया है द फर्स्ट न्यू ड्रग फॉर अल्जाइमर डिजीज़। तो 2 दशकों से इस पे काम चल रहा था, वाइल इट रेजेस होप, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और स्टिल इट्स नॉट अ क्योर, बट लेकिन क्या होगी, स्लो प्रोग्रेशन होगी अल्जाइमर की, ठीक है। तो मतलब ये क्या होगा कि FDA डिड नॉट डिफाइन द पेशेंट पॉपुलेशन फॉर होम एडुकेनोमैब, ठीक है, इसका नाम क्या है, ब्रांड नेम है एडुहेल्म, ठीक है। एडुकेनोमैब इज़ द Biogen's biotechnology company has the first new approval of Alzheimer drug by UD FDA since 2003 and the only treatment designed to slow progression of the disease. So it's not a cure, it's just मतलब disease को थोड़ा slowly develop होगा, ये अगर होगा भी तो उसके लिए ये है। And FDA did not define the patient population कि किसको मतलब appropriately लेनी चाहिए ये। So it was टेस्टेड इन पेशेंट्स इन द अर्लीस्ट स्टेजेस, मतलब जिनको शुरुआती तौर में अल्जाइमर था उनके लिए है ये, लेकिन उन पे नहीं किया गया ट्रायल जिनको मॉडरेट डिमेंशिया था, ठीक है। बायोजन एस्टिमेट अराउंड 1.5 मिलियन अमेरिकन आर
एलिजिबल फॉर ट्रीटमेंट विद एडुहेल्म। ठीक है, तो एडुहेल्म किस तरीके से वर्क करेगी, जो यहाँ पे जो मेन जो प्रोटीन होता है जो पेशेंट के ब्रेन में क्या करता है, एक डिपॉजिट्स या फिर प्लेक्स फॉर्म करता है। ठीक है, ये क्या होता है, प्रोटीन का नाम एमलॉइड बीटा। तो एमलॉइड बीटा जो है यही इसको ही टारगेट करता है, ये एडुहेल्म इसको टारगेट करेगा। सो इट इज़ डिज़ाइन टू स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ अल्जाइमर डिजीज, allowing patients to remain as self-sufficient as possible for as long as possible. So it is not a cure. आप लंबे टाइम तक आप मतलब दूसरों पे डिपेंड, अब अल्जाइमर में होता क्या है वो भी हम बताएंगे अभी। हाउ इट इज़ गिवन मंथली इंट्रावेनस इन्फ्यूजन हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को हाईएस्ट डोज भी एक्सपीरियंस करनी पड़ सकती है, उनकी ब्रेन स्वेलिंग भी हो सकती है, हेडेक भी हो सकता है। कॉस्ट जो बोला गया है, बायोजन हैज सेड एवरेज होलसेल कॉस्ट वुड बी अबाउट $56,000 पर ईयर, दैट इज़ मोर देन 40 लाख एट करेंट एक्सचेंज रेट्स। ठीक है, तो ये है। और अगर हम बात करें अल्जाइमर डिजीज़ की, तो देखो सबसे मेन जो, जैसे आपने सिजोफ्रेनिया भी आपने एक सुना होगा। ठीक है, तो डिमेंशिया मतलब दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, बट एक डिमेंशिया जो होता है ना, तो ये एक अम्ब्रेला टर्म है इन सारी कंडीशंस के लिए, जो इस टाइप की जो कंडीशंस होती हैं विच इन्वॉल्व्स अ लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शंस। आप मतलब जो काम हो वो करना आप स्टॉप कर देते हो, आपकी बहुत ज़्यादा भूलने की, आपकी जो मेमोरी प्रॉब्लम्स है, आप बहुत मतलब जल्दी आप चीज़ें भूल जाते हो, है ना। तो ये पेशेंट्स हमेशा कंफ्यूजिंग स्टेट में रहेगा एंड मे लॉस देयर वे अराउंड फैमिलियर प्लेसेस एंड हैव डिफ़िकल्टीज विद प्लानिंग एंड कंप्लीटिंग सिंपल टास्क। तो सिंपल टास्क जैसे आपको अपना खाना खाना हो, आपको अपने मतलब और जो मेनली हमारे डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं, उसी को आदमी भूलने लगता है इस बीमारी में। ठीक है, सो यही है कि किस तरीके से न्यू ड्रग जो है वर्क करेगी और हाउ मच इज़ नोन अबाउट इट्स एफिकेसी। सो अभी ये पेशेंट अर्ली स्टेज में ही करी गई है ट्रायल, इसके बाद आगे FDA ने इसको अप्रूवल दे दिया है इन द क्लिनिकल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, नैरो क्लिनिकल सर्कमस्टेंसेस, लेकिन यही बोला गया है कि इट इज़ अ नोवल ड्रग दैट इज़ डिज़ाइन टू स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ अल्जाइमर एंड नॉट अ क्योर। ठीक है, हाउ इज़ अल्जाइमर करंटली मैनेज इन इंडिया। तो यहाँ पे इंडिया में तो देखो इतनी ज़्यादा जागरूकता है ही नहीं, मतलब डिमेंशिया को यहाँ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम में नहीं कंसीडर करते। डॉक्टर कहते हैं कि काफ़ी लो एक्सेप्टेंस है अमंग फैमिली। अगर मतलब लॉट ऑफ टाइम लोग क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को, इस प्रॉब्लम से मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि इनको कुछ डिजीज़ है ना। वो बहुत लेटली पेशेंट जब उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है तब वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। और दूसरा एक फैक्टर ये है कि जो भी पेशेंट होते हैं तो उनके प्रति कोई सिंपैथी नहीं होती है ना, बिकॉज वो कुछ उन्हें याद नहीं रहता है एनीथिंग एंड देयर कंडीशन इज़ अट्रीब्यूटेड टू मेंटल वीकनेस। तो इससे उनकी मेंटल वीकनेस भी होती है और वो डिप्रेशन में भी जा सकता है पेशेंट। सो वंस डायग्नोस आफ्टर रूलिंग आउट ट्रीटेबल कॉजेज ऑफ मेमोरी लॉस। तो यहाँ पे 4 टाइप के मेडिकेशंस भी बताए गए हैं, जैसे ब्लड थिनर्स होता है, वॉस्कुलर जो ब्लॉकेज है उसके लिए, मेमोरी इनहेंसिंग मेडिसिन हो सकती हैं, है ना, जो मेमोरी तो इंक्रीज़ नहीं करेंगी मेमोरी पावर, बट इंक्रीज़ करेंगी कंडक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स। तो ये है। और कुछ जो पेशेंट्स होते हैं वो ड्रग को भी टॉलरेट नहीं कर पाते हैं उनके, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एंड देयर आर अदर मेडिसिन दैट मे कॉज अ चेंज इन पल्स रेट एंड हैव टू बी गिवन केयरफुली। ठीक है, तो ये डॉक्टर का यहाँ पे कहना है। अब यहाँ पे रिवाइज्ड वैक्सीन पॉलिसी और ये सब हैं, तो इनको एक बार आप देख सकते हो थॉरली। एंड जो बाकी के जो इम्पोर्टेंट थे न्यूज़ आर्टिकल, वो यहाँ पे एक तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर आस्क जो इन्फोसिस के चेयरमैन हैं नंदन नीलकनी टू फिक्स ग्लिचेस इन न्यू IT पोर्टल। ठीक है, न्यू IT पोर्टल की शुरुआत हुई थी कल से, लेकिन यहाँ पे कुछ ग्लिचेस पाए गए हैं। और जो मेन 80% से डिजिटल टेक यूज्ड वेल टू फाइट कोविड। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, अगर आप अटैम्प्ट करना चाहते हो तो इसे करें। ठीक है, सप्तकोटेश्वर टेम्पल न्यूज़ में था, कहाँ का टेम्पल है, ये कौन सी जगह में है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन के बारे में बताइए, क्या ये एक रीजनल इकोनॉमिक फोरम है एंड क्या इंडिया इसका मेंबर है। इंडिया इज़ वन ऑफ द मेंबर ऑफ द एपेक। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट है आप इसको बताना है। एंड फूड प्राइस इंडेक्स जो है किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आप ये आंसर करें।